स्टूडेंट्स, यहाँ हम पढ़ने वाले हैं मापन में त्रुटियाँ, एरर इन मेजरमेंट्स। तो इसके जो पीडीएफ थी मैंने इसके बाद पहले भेज दी थी। तो आज हम पढ़ लेते हैं मापन में त्रुटियाँ। तो इसमें जो सिलेबस है वो है एरर इन मेजरमेंट, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशंस, रैंडम एंड सिस्टमेटिक एरर, एस्टिमेशन ऑफ per parallel error in the result of measurement, combination of error in addition, subtract, multiplication and powers, significant figure and order of accuracy in respect and instrument। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं वीडियो को। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना चैनल को। तो मापन में जो त्रुटियां हैं उसके ऑब्जर्वेशन में होने वाली त्रुटियां, मेजरमेंट में होने वाली त्रुटियां। तो सबसे पहले जो त्रुटि होती है वो है प्रेक्षण की त्रुटि, एरर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। ऑब्जर्वेशन द्वारा होती है। एक होती है आपकी मापक यंत्र की त्रुटि, इंस्ट्रूमेंट एरर। किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा त्रुटि हो जाती है उसी इंस्ट्रूमेंट त्रुटि कहते हैं। तो यहाँ पर हम जो है सबसे पहले त्रुटि के बारे में जान लेते हैं। किसी भी भौतिक राशि का निरपेक्ष मान, एब्सोल्यूट मेजरमेंट असंभव है। मतलब कोई भी भौतिक राशि अगर हम उसको मापा जाए, अगर उसको मापा जाए, ये लिख लेते हैं हम, मापन में जो त्रुटि है, मापन में त्रुटियां। तो मापन में जो त्रुटियां हैं वो इसने बताया एब्सोल्यूट मेजरमेंट, मतलब सबसे ठीक, बिल्कुल ठीक, एक्यूरेट करना असंभव है ना। इसका जो कारण है वो क्या है, मापन की इसी अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता के कारण होता है। ये टेक्निकली में जो त्रुटि है उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं यथार्थता क्या है और सूक्ष्मता क्या है। यथार्थता क्या है और सूक्ष्मता, यथार्थता क्या है और सूक्ष्मता क्या है। तो यथार्थता मैं आपको समझा देता हूँ। कहीं यथार्थता ऐसे लिखा हुआ है और कहीं था बना देता है, ये भी लिखा होता है यथार्थता। वैसे ये सब ज़्यादा सही है और इसको कहते हैं एक्यूरेसी, RACY, एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी है क्या, वास्तविक मान जो होता है, रियल वैल्यू जो होती है, ट्रू वैल्यू जो होती है किसी भी मेजरमेंट में, जो ट्रू वैल्यू जो होती है और उसके नियरेस्ट जो वैल्यू होती है, जो सबसे नियरेस्ट होती है, उस वैल्यू को ज़्यादा यथार्थ माना जाता है ना। जैसे मान लीजिए कोई स्टैंडर्ड वैल्यू है 10 मीटर और इसकी जो नियरेस्ट वैल्यू हो गई 10.5 हो गई, एक हो गई 9.99। तो 9.99 जो है वो इसकी ज़्यादा नियरेस्ट है, तो ये जो है यथार्थ हो जाएगी। अब देखते हैं हम सूक्ष्मता क्या है। सूक्ष्मता, पहले इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं यथार्थता की। यथार्थता की जो डेफिनेशन है वह किसी भौतिक राशि का मापित मान अपने वास्तविक मान से जितना अधिक निकट होगा वह माप उतनी ही अधिक शुद्ध होगी। वो क्या मानी जाएगी, प्योर मानी जाएगी, शुद्ध मानी जाएगी। सूक्ष्मता क्या है, सूक्ष्मता देख लेते हैं, प्रिसिशंस। अब देखो यहाँ पर ये समझ लीजिए, ये लिखा है 9.99 और इसको हम ऐसे लिखते हैं 9.999। तो ये जो वैल्यू है 9 के बाद जो 0.99 3 बार लिखा हुआ है, तो ये इसके अकॉर्डिंग क्या है, ज़्यादा सूक्ष्म है ना। ये 3 स्थान तक है, 3 प्लेस तक है और ये कितने प्लेस तक है, 2 प्लेस तक है। तो ये क्या माना जाएगा, ये ज़्यादा सूक्ष्म माना जाएगा, ठीक है ना। पॉइंट में जो वैल्यू जो है ज़्यादा प्लेस वैल्यू तक, ज़्यादा स्थान तक होती है, उसी क्या माना जाता है, सूक्ष्म माना जाता है, उसी हम सूक्ष्मता कहते हैं। और इंग्लिश में से कहते हैं प्रीसियंस, ये प्रीसियंस बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे पढ़ते हैं। प्रत्येक माप यंत्र की यथार्थता की एक सीमा होती है। यथार्थता क्या होती है, एक सीमा होती है और उस लिमिट के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक्यूरेसी निकाली जाती है। कल जो पेज भेजे थे उसको समझाने के लिए मैंने ये इसका इस्तेमाल किया है, बुक का। आप लोग जो है समझ लेंगे। चलो आगे पढ़ते हैं। ये तो बेसिक चीज़ें थी, आगे देख लेते हैं। आगे क्या है नेक्स्ट।
आगे है सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें से एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि सार्थक अंक क्या होता है और कैसे निकालते हैं। तो इनके कुछ रूल्स हैं वो हम समझ लेते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? किसी मापी गई भौतिक राशि के परिमाण, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, परिमाण को यथार्थ रूप में व्यक्त करने के लिए, एक्यूरेट रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम जितने अंकों की आवश्यकता होती है उन्हें सार्थक अंक कहते हैं। किसी भी जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटीज है, उसको हम क्या करें, रिप्रेजेंट करना चाहें तो रिप्रेजेंट करने का जो एक्यूरेसी वैल्यू है, जो एक्यूरेट वैल्यू होगी वो यथार्थ कहलाएगी। क्या कहलाएगी? यथार्थ कहलाएगी। तो उसके कुछ रूल्स हैं वो समझ लेते हैं। रूल्स क्या हैं? पहला रूल क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहला नियम है, किसी भी संख्या में सभी अशून्य अंक, नॉन जीरो डिजिट, अशून्य अंक मीन्स नॉन जीरो डिजिट सार्थक अंक होते हैं। नॉन जीरो डिजिट सभी जो होते हैं वो सार्थक अंक कहलाएंगे। तो कहलाएंगे कैसे वो देख लेते हैं इधर। जैसे मान लीजिए हमारे पास है, पहला रूल है 1 to 9, 1 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट हैं, जितनी भी संख्या हैं, जितने भी नंबर्स हैं, ये क्या कहलाएंगे? सार्थक कहलाएंगे। ये पहला नियम है, रूल नंबर 1 है। ये क्या है? रूल नंबर 1। दूसरा नियम क्या कहता है? अब जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं जैसे 5, 6, 7। तो इसमें सभी सार्थक अंक होंगे। सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। 7, 5, 2, 9, 0, इसमें कितनी हो जाएगी? 0 को नहीं लिखेंगे, इसमें 9 ना लिख लिया हमने। 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 हो जाएगी। ठीक है ना। दूसरा नियम क्या है? अगर इन अंकों के बीच में अगर शून्य आती है, मिडिल में क्या आती है, बिटवीन में अगर क्या आती है, बिटवीन क्या आती है? शून्य आती है, 0 आती है, तो सार्थक में गिनी जाएगी। सार्थक अंकों में गिनी जाती है, वो गिनी जाती है, काउंट की जाती है। ठीक है ना। इसको हम काउंट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? काउंट कर लेते हैं। तो ये देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर ये लिखा है 507, तो इसमें सार्थक अंकों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। यहाँ लिखा है 10002, तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये सार्थक अंकों की संख्या इस तरह से ज्ञात की जाती है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं उसका ये नियम है कि बीच में मिडिल में अगर 0 आती है उसे काउंट कर लिया जाता है। अगर बाद में 0 आती है तो उसे काउंट नहीं किया जाएगा। बाद में क्या आए? 0 आए, शून्य आए तो उसे नहीं गिना जाता। ये नियम आप ध्यान में रख लो। ठीक है, नहीं गिना जाएगा बाद में अगर शून्य आए। ठीक है, या फिर पहले आए, बाद में आए, या फिर पहले भी आ सकती है। ठीक है, पहले आए या बाद में आए, कुछ भी आ जाए तो उसे गिना नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ये लिखा है 500, तो यहाँ सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक ही डिजिट है। ये 0 नहीं मानी जाएंगी, इनको काट दिया जाएगा। ठीक है, ये जो है जैसे मान लो यहाँ भी लिखा हुआ है 6, 7, 5, तो ये पहले 0 लग गई थी, इनको काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये काउंट कितने किए जाएंगे? 6, 7, 5, 1, 2, 3, तो यहाँ पर कितने हो गए? 3 हो गए सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है ना। तो ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। चलो आगे पढ़ते हैं। अगला नियम क्या है? तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम इसमें जो दे रखा है, तीसरा नियम ये दे रखा है, अगर पॉइंट आ जाए, कहीं पॉइंट के बाद कोई डिजिट है तो उसे काउंट किया जाएगा। तो पॉइंट के 2 नियम है, दशमलव के 2 नियम है। दशमलव के जो नियम हैं वो 2 हैं, वो यहाँ देख लो आप। जैसे मान लो पॉइंट के बाद कोई डिजिट आता है, जैसे 0.567, ठीक है, तो इन ये सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है, अगर यहाँ पर इस तरह से आए 0.0075, तो यहाँ जो पॉइंट के बाद 0 आई है, ये वाले 0, और इन डिजिटों से पहले अगर 0 आती तो इनको सार्थक अंक में नहीं गिनते। तो यहाँ पर जो संख्या होगी सिग्निफिकेंट फिगर की वो हो जाएगी 2। ये ध्यान कर लो स्टूडेंट्स, यहाँ बिल्कुल समझने की बात है। और ये क्वेश्चन आ जाता है, बार बार पूछ लेता है इन क्वेश्चनों को, पॉइंट वालों को। पॉइंट के बाद अगर ये 0 आती हैं, पॉइंट के बाद अगर ये 0 आती हैं, उन्हें नहीं काउंट किया जाएगा। कब काउंट किया जाएगा? देखो इस स्थिति में काउंट किया जाता है। जैसे 0.560, अगर किसी डिजिट के बाद 0 आ रही है, जिसके बाद आ रही है ना, तो इसको काउंट कर लिया जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? सिग्निफिकेंट फिगर जो हो जाएंगे वो 3 हो जाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। यहाँ पॉइंट के बाद आ रही है 0, बाद वाले को गिन लिया जाएगा। ठीक है ना। पहले उससे पहले
कोई अशून्य अंक आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अशून्य अंक, नॉन डिजिट, ठीक है ना, अशून्य अंक आना चाहिए उससे पहले, ठीक है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है और आप इसे बिल्कुल ध्यान रखें, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सार्थक अंक, अब देखो घात का सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रूल नंबर आप मान लीजिए, सिर्फ चौथा मान लेते हैं। सार्थक सिग्निफिकेंट फिगर्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है घातों का, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं, घातों को प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। जैसे 5 × 10⁻² लिखा है तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब यहाँ लिखा है 600 10⁻², तो देखो ये वाली जीरो मानी नहीं जाएंगी और ये वाली घात भी नहीं मानी जाएगी, तो यहाँ सार्थक अंकों की संख्या फिर भी 1 हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं और आगे एग्जाम्पल जो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? ये देखो, ये लिखा है 5 6 7 8 और 10 की पावर लिखा है -2, तो यहाँ पर -2 पावर आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं। सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 हो जाएगी। देखो -2 जो पावर है उसका मीन्स क्या है? उसका मीन्स ये है कि 5 6 7 8 अब, ठीक है, अपन कितना हो जाएगा? 10 की पावर 2, उसको नीचे हम ला के रखें तो इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं? इसका जो रूप है, दूसरा जो रूप है, इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? पर ये पावर माइनस में, अब नीचे ले आए तो प्लस में हो गई। अब इसको हम लिखें तो 5 6 7 8 और अपन कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 का इसमें डिवाइड दें तो ये वाला सिस्टम बनेगा, ठीक है, ये वाला नंबर आएगा। तो ये वाले नंबर पॉइंट के बाद ये डिजिट आ रहे हैं तो गिन लिए जाएंगे, पॉइंट के बाद ये डिजिट आ रहे हैं तब भी गिन लिए जाएंगे। अशून्य अंक आ रहे हैं, पॉइंट के बाद अशून्य अंकों को क्या कर लिया जाता है? सार्थक माना जाता है। क्या माना जाता है? सार्थक माना जाता है, ठीक है ना। तो ये 4 नियम है। चलो आगे देख लेते हैं, इनका जोड़ घटाव क्या है, सार्थक अंकों का जोड़ घटाव कैसे होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझा रहा हूँ और समझ लो इसे, ठीक है ना। ये वीडियो जरूर देखना, पूरी देखना, लास्ट तक देखना, और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। ये देखो आगे सार्थक अंकों का जोड़ घटाना कैसे होता है। एडिशन है सब्सट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है ना। एडिशन कैसे करते हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया है जोड़ का। यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है 15, ठीक है 15। अब ऐड कर रहा हूँ मैं, जोड़ कर रहा हूँ सार्थक अंकों का। 15 है 15, ठीक है। 15 पॉइंट क्या है? 4 5 2 3 और दूसरा डिजिट लिखा है 26.242, ठीक है। तीसरा लिखा है 8.330, ठीक है। और चौथा लिखा है इसमें 12 पॉइंट, ठीक है, 12.4 लिखा है। तो सार्थकों की संख्या जो हम काउंट करेंगे, जितना भी इसका जो ऐड आएगा, इसका जो ऐड निकाला है इसने, ये निकाला है देखो 62 पॉइंट, ये निकाला है 4243। तो सार्थक अंकों की संख्या, यहाँ ध्यान दे लो बेटा, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, बहुत ही समझने की बात चल रही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉइंट के बाद जो है यहाँ जो डिजिट आ रहे हैं, यहाँ देखेंगे, देखो पॉइंट के बाद इसमें कितने डिजिट हैं? पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसमें कितने? 3 डिजिट हैं, इसमें कितने? 3 डिजिट है, इसमें कितने? 4 डिजिट हैं। तो सबसे कम किसमें आ रहे हैं डिजिट? ये देखेंगे सबसे कम इसमें आ रहे हैं, ये वाली संख्या इसमें सबसे कम आए। पॉइंट के बाद डिजिट 1 डिजिट है बस, तो यहाँ पर 1 डिजिट तक ही सार्थक संख्या मानी जाएगी। इसका आंसर कितना हो जाएगा? जो सार्थक आंसर होगा इसका, जो सार्थक जो आंसर होगा वो होगा स्टूडेंट्स 62.4 ये होगा, ठीक है। तो ये होगा जोड़, ऐसे घटाव होता है। घटाव का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, ठीक है, सबट्रैक्ट का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। घटाव का क्या है, देखो घटाव का एग्जाम्पल बता देता हूँ आप लोगों को। आप लोग जब सीख ही रहे हो तो पूरा सीखो, ठीक है। तो इसमें दूसरा एग्जाम्पल इसमें ये दे रखा है 268.932। अगर वीडियो अच्छी नहीं लग रही हो तो इसकी जो PDF है वो देख लेना ढंग से, ठीक है, फिर दोबारा देखना वीडियो को, जब अच्छी लगेगी समझ में आने लगेगा सब कुछ। एक बार में सब समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये देखो आप, तो ये नंबर है 268.932 और इसमें पॉइंट के बाद कितना? 79.6 है, ठीक है। तो इसमें घटाव किया है, तो इसमें सबट्रैक्ट किया है, तो ये 2 आ गया, 3 आ गया, 9 में 6 गया तो 3 आ गया, और यहाँ जो बचा है इसमें 189, ये आंसर है। अब सबसे कम देखेंगे डिजिट किसमें? इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट? 1 डिजिट है, इसमें कितने डिजिट है? 3 डिजिट है। तो आंसर कितने डिजिट तक आएगा फ्रेंड्स? 1 डिजिट तक आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, समझ में आ गया। ये सारी चीज़ें जो हैं आप करके देखना एक बार, ये दोबारा समझ लो। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो ये हमने घटा दिया, तो 1 डिजिट तक ही आंसर आएगा, 1 डिजिट तक, ठीक है। चलो आगे देखते हैं मल्टीप्लाई, गुणा देख लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई देख लेते हैं। मल्टीप्लाई क्या है? सार्थकों का मल्टीप्लाई बहुत ही आसान है, ठीक है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल क्या है? 4.202, ठीक है, और मल्टीप्लाई क्या कर दिया? 1.5 कर दिया। तो इसका जो भी आंसर आएगा, जैसे इसने आंसर आया 6.303, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे हमारा जो मल्टीप्लाई हो रहा है 1.5 से हो रहा है, इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, और इसमें पॉइंट के बाद दूसरा जो मल्टीप्लाई है 4.202, इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट? 3 डिजिट है, इसमें 1 डिजिट है। तो जो आंसर होगा मिनिमम डिजिट वाला होता है, तो पॉइंट के बाद इसमें मिनिमम डिजिट कितना? 1 है,
ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 डिजिट तक हो जाएगा, इतना आंसर होगा बस। केवल सार्थक जो आंसर माना जाएगा 6.3 माना जाएगा। ठीक है, ऐसी भाग में होता है, सेम कंडीशन है भाग वाली। चलो भाग भी देख लेते हैं, भाग वाली भी सेम कंडीशन। जैसे यही वाला एग्जाम्पल उसने भाग में दे दिया है, डिवाइड में ये वाला एग्जाम्पल दे दिया है, डिवाइड में ये भी समझ लो। बहुत ही आसान समझा रहा हूँ, बेहतरीन तरीके से। ठीक है, समझते चलो। 4.206 एक नंबर का भी गलत नहीं होगा। जो क्लास ले रहे हैं वो पूरी क्लास देखें, एक नंबर का कहीं से गलत हो जाए, एक नंबर कहीं से बाहर आ जाए। ठीक है ना, बस देखते रहो क्या होता है। वहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट, यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट। जो आंसर इसमें आया है, इसका आंसर आया 2.804। तो सही आंसर जो होगा वो वैलिड आंसर कितना माना जाएगा, 2.8 माना जाएगा। ये सार्थक आंसर है, सिग्निफिकेंट आंसर है, ये बिल्कुल आंसर ठीक है। ठीक है, ये आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट चले आगे। मैं लिख रहा हूँ इस तरह से, फेयर में मत लिख लेना, ये तो केवल रफली आपको बताया जा रहा है। राउंडिंग ऑफ देख लो, राउंडिंग ऑफ क्या होता है, राउंडिंग ऑफ इसके बोलते हैं, राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ क्या है ये भी देख लो, राउंडिंग ऑफ क्या है। देखो ये आंसर आया, मान लो ये एग्जांपल आंसर है कितना, 2.8266। ठीक है, ये 4 मान लो, यहाँ 6 है। ठीक है, तो यहाँ जो 6 से पहले देखो यहाँ 4 आ रहा है, और राउंडिंग ऑफ करें हम 3 डिजिट तक, तो कितना इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 2.82। यहाँ 5 हो जाएगा, एक डिजिट यहाँ जुड़ जाता है, एक डिजिट जुड़ जाता है, पीछे वाले डिजिट को हटाएंगे तो एक डिजिट जुड़ जाएगा। इसका रूल ये है, अगर संख्या 5 या 5 से कम है, ठीक है, 5 से अगर संख्या कम है, तो पीछे अगर संख्या 5 से ज़्यादा है, पीछे वाली संख्या अगर 5 से ज़्यादा है, देखो पीछे वाला अंक 6, 7, 8 कुछ भी होता, तो ये पीछे, इससे पीछे वाला जो अंक है ये 4 है, यहाँ पर अगर 3 होता, 2 होता, कुछ भी होता, तो एक डिजिट बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है 2924। ठीक है, ये संख्या 5 से कम है, तो इसमें जो 2 डिजिट तक हम निकालेंगे तो आंसर हो जाएगा 2.92। अगर यहाँ पर क्या होता, 2.92 यहाँ होता, 6 होता या 5 होता, कुछ भी होता, तो 2 की जगह कितना हो जाता, 2.93 हो जाता। ठीक है, यहाँ पर 3 हो जाता। समझ में आ रहा है नहीं। ये जो है पीछे वाला जो अंक है उसको देखते हैं, अगर 5 या 5 से ज़्यादा है कोई संख्या, तो उसमें उससे पीछे वाला जो अंक है वो एक डिजिट बढ़ जाता है। देखो 2 की जगह 3 हो गया, पर यहाँ नहीं हुआ। यहाँ क्यों नहीं हुआ, ये संख्या क्यों है, 5 से कम है। ये 5 या 5 से अधिक होती या 5 होती, अगर मान लो ये संख्या होती 3.925, तो यहाँ 2 की जगह कितना हो जाएगा, यहाँ 2 की जगह 3 हो जाएगा, 3.93 हो जाएगा। जिसकी राउंडिंग करेंगे एक डिजिट की, तो ये आंसर आएगा। ठीक है साहब, चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो बुक से, इधर आ जाओ। ये क्वेश्चन है, जल का पृष्ठ तनाव है 0.075 न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या निकालनी है। तो सार्थकों की संख्या देखो यहाँ पर कितना है, 0 पॉइंट, देखो इधर देख लो, इधर देख लो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं देखो कोई दिक्कत नहीं है। 0 पॉइंट कितना लिखा हुआ, 075। हमें मात्रक से कोई मतलब नहीं, न्यूटन प्रति मीटर है। यहाँ पॉइंट के बाद देखेंगे, पॉइंट के बाद ये 0 आ रही, इसको मानेंगे नहीं, तो कितने डिजिट हो जाएंगे, 2। सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है साहब, बिल्कुल समझते चलिए, बहुत ही जोरदार तरीके से बता रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया तरीके से बता रहा हूँ, समझते चलो बस। लाइक और सब्सक्राइब करते चलो, लाइक और सब्सक्राइब ठोक दो। ठीक है ना, ये देखो आगे वीडियो को लास्ट तक देखो बेटा, वीडियो बहुत अच्छी बनाऊंगा, बहुत अच्छी, बेहतरीन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। बहुत ही दमदार क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। ये लिखा हुआ है देखो 6451 एंगस्ट्रॉम, इसमें सार्थक अंकों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स, देखो इसमें सार्थक अंक जो है दोस्तों 1 2 3 4, 4 हो गए भाई। आंसर आ गया, बस आ गया आंसर। क्या है, पता ना आसान। तो ये लिखा है 1 पॉइंट, एग्जाम्पल देखो 1.6 गुना 10⁻⁻⁹ कूलम। इसमें सार्थक अंकों की संख्या पूछ रहा है। देखो सार्थक अंकों की संख्या पूछ रहा है, सार्थक अंकों की संख्या तो ये कितना है, देखो 1.6 है, तो 2 सार्थक अंक हो गए, ये लिए नहीं जाते। यहाँ पर घात दे रखी है, घात को लिया नहीं जाता है भाई साहब, घात को छोड़ देंगे। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है साहब, चलो आगे आगे पढ़ते जाते हैं। ये लिखा है देखो आगे एग्जाम्पल एक और है 0.00। ठीक है, 3206, इसमें सार्थक अंक पूछ रहा है। तो सार्थक अंक कितने हो गए इसमें, ये वाली 0 पॉइंट के बाद जो 0 आ रही हैं, पॉइंट के बाद अगर ये यहाँ पर कोई अशून्य अंक नहीं है, देखो यहाँ कोई अशून्य अंक नहीं है, इनसे पहले कोई अशून्य अंक होता तो इनको हम सार्थक अंक में ले लेते। तो ये कट गई, ये कट गई, ये कट गई, कितने बचे, 1 2 3 4, 4 हो गए सब, आंसर आ गया। ठीक है सब, आया नहीं मज़ा, पढ़ते चलो बस, मज़ा आएगा। ठीक है साहब, चलो आगे। तो यहाँ जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं बस। क्वेश्चन देखो बुक से, क्वेश्चन है बुक से, बहुत जोरदार क्वेश्चन है, पढ़ के बता रहा हूँ, समझते चलो। एक ज्वेलर अपने ग्राहक को 3.14 ग्राम वजन का हीरा लकड़ी के बॉक्स में रखकर देता है। ठीक है, कोई ज्वेलर्स है अपने जो कस्टमर को 3.14 ग्राम 3.14 ग्राम 3.14 ग्राम, ठीक है, हीरा देता है भाई साहब लकड़ी के बॉक्स में,
और क्या करता है, यदि बॉक्स का वजन है, बॉक्स का वजन है तो हीरे का वजन हो गया हीरा, और बॉक्स का वजन कितना हो गया, बॉक्स का वजन जो हो गया वो है आपका, वो दे रखा है उसमें कितना दे रखा है 1.2 किलोग्राम। तो ये पूछ रहा है कि उचित सार्थक अंकों तक ज्ञात करो, हीरे का वजन कितना हो गया, हीरे का वजन जो है उचित सार्थक अंकों तक ज्ञात करो। ठीक है, तो सबसे पहले में इसमें जब निकालेंगे तो पॉइंट के बाद देखिए कितने डिजिट हैं, पॉइंट के बाद इसमें देखो 2 डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, इसमें 1 डिजिट है। तो आंसर जो आएगा 1 डिजिट आ गया, तो क्लियर हो गया। इसके ग्राम बना लो, इसको जब ग्राम में लिखेंगे 1.2 किलोग्राम को, 1.2 किलोग्राम को ग्राम में लिखेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा भाई, 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 का मल्टीप्लाई होगा नहीं। या फिर इसको हम किलोग्राम बना लेते हैं, अगर इसको हम किलोग्राम बनाएंगे तो इसका कितना हो जाएगा, इसका जो है पावर में आ जाएगा नहीं। अब इनका जो आंसर आएगा दोस्त, जैसे इनको ऐड करते हैं तो इसका देखो ग्राम अगर बना लेते हैं तो ये हो जाएगा इसका 1.2 मल्टीप्लाई 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1220। ठीक है, एक पॉइंट से हट जाएगी, 1200 हो गया नहीं। अब इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ देंगे अब तो 3.14 और 12। ठीक है, ये देखो 1200.00 कर देंगे तो आंसर जो आएगा वो ग्राम में कितना आएगा, ग्राम में जाएगा आपका 14.3021। ग्राम में आंसर आएगा। सार्थक आंसर कितना माना जाएगा, सार्थक आंसर माना जाएगा भाई 1 डिजिट तक। पहले बताया था मैंने, बताया था नहीं, 1 डिजिट तक माना जाएगा बस, क्योंकि यहाँ पर 1 डिजिट है भाई। न्यूनतम देखेंगे पॉइंट का 1 डिजिट है कि नहीं, तो हो गया आंसर 1203.1 ग्राम, ये आंसर हो गया। ठीक है, छुट्टी आंसर की। चलो आगे देखते हैं, बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, बहुत ही जोरदार बता रहा हूँ। देखो क्वेश्चंस पढ़ते जाओ। क्वेश्चंस है मापन में त्रुटियां। देखो मापन में त्रुटियां जो प्रकार हैं, त्रुटियों के प्रकार बता रहा हूँ मैं आपको, ये भी देख लो, आ जाता है कभी कभी लॉन्ग में पूछ लेता है। मापन में जो त्रुटियां हैं वर्गीकरण के आधार पर, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर ड्यू टू मेजरमेंट, ये 2 प्रकार की बताई उसने। क्रमबद्ध सिस्टमेटिक एरर, क्रम से होने वाली जो क्रमबद्ध लगातार होती हैं। ठीक है, दूसरी अनियमित त्रुटियां, रैंडम एरर। 2 तरह की त्रुटियां बताई हैं। तो जो सिस्टमेटिक एरर हैं वो जो है 3 टाइप्स की होती हैं। यंत्रों के कारण, ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट, यंत्रों से होने वाली। दूसरा है व्यक्तिगत त्रुटियां, पर्सनल एरर, और बाह्य कारणों से। ठीक है ना, एक्सटर्नल, किसी रीजन से हो सकती हैं। बाह्य कारणों मतलब ताप दाब से, हवा से। ठीक है ना, और व्यक्तिगत त्रुटि आप जानती हैं, कोई मेथड हमने गलत अप्लाई कर दिया प्रैक्टिकल करते समय तो व्यक्तिगत त्रुटियां माना जाएगा, पर्सनल एरर हो जाएगा। यंत्रों के कारण, कोई यंत्र खराब है। ठीक है, तो सिस्टमेटिक एरर होती हैं, और एक होती हैं आपकी, ये 2 तरह की मुख्य तरह की त्रुटियां होती हैं। एक तो क्रमबद्ध हो गई, ठीक है, क्रमबद्ध क्रम से होने वाली। दूसरी हैं अनियमित, जो नियमित नहीं है, अनियमित। ठीक है, ये 2 तरह की मुख्य त्रुटियां होती हैं। क्रमबद्ध में इंस्ट्रूमेंट से होने वाली, यंत्रों से होने वाली, बाह्य कारणों से सब आ जाती हैं। और रैंडम जो त्रुटियां हैं उनका पता ही नहीं चलता है। ठीक है, उनका पता जब चलता है जब त्रुटि हो जाती है। चलो आगे देखते हैं, ये छोटा बता रहा था मैं आपको भी। क्वेश्चंस पे चलते हैं भाई साहब। ठीक है, भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, उसका फॉर्मूला है कि त्रुटि अपॉन वैल्यू, मूल वैल्यू होती है। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चंस जो है आगे देखते हैं। नेक्स्ट, बहुत ही दमदार समझा रहा हूँ, समझते जाओ। सबसे पहले मैं तुम्हें 5 प्रकार की त्रुटियां उन्हें बता दूं। किसी प्रयोग में संभावित त्रुटि गणना, उसका फॉर्मूला होता है, ऐड के लिए होता है फॉर्मूला। ऐड के लिए होता है 2 राशियां अगर दे रखी हों तो डेल वाई बराबर डेल ए प्लस डेल बी। ठीक है ना, डेल वाई बराबर डेल ए प्लस डेल बी। डेल ए मतलब पहली राशि में त्रुटि और दूसरी राशि में त्रुटि, और डेल वाई मीन्स टोटल निकालते हैं। अब ऐसे ही इसका अंतर का होता है, घटाव का फॉर्मूला सेम होता है, डेल वाई बराबर डेल ए प्लस डेल बी। ठीक है ना, योग और अंतर के फॉर्मूला सेम होते हैं। योग और अंतर के फॉर्मूला जो है त्रुटि के सेम होते हैं। त्रुटि के जो फॉर्मूला हैं योग के, योग का क्या होता है, डेल वाई निकाल रहे हैं तो डेल ए प्लस डेल बी हो जाएगा। ऐसे ही योग का हो गया ये, ऐड का, प्लस का हो गया ये। ऐसे ही माइनस का निकालेंगे तो ये डेल वाई बराबर, यही फॉर्मूला होता है, डेल ए प्लस डेल बी। सब समझा दूंगा, केवल ये फॉर्मूला देख लो आप, सारी चीज़ें समझा दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, गुणनफल में आ जाए, गुणनफल में कैसे निकालते हैं, गुणनफल में भी देख लो, मल्टीप्लाई में कैसे निकालेंगे गुणनफल।
गुणनफल में हम कैसे निकालेंगे, तो गुणनफल का देखो, जब दो राशियों में गुणा होता है तो उसका जो फॉर्मूला है वो क्या निकलेगा, अधिकतम संभावित त्रुटि का। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला है डेल वाई अपॉन वाई बराबर क्या होता है, डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। ये फॉर्मूला होता है गुणनफल के लिए, मल्टीप्लाई के लिए, ये मल्टीप्लाई के लिए, मल्टीप्लाई के लिए। ठीक है, और भाग वाला फॉर्मूला देखो, भाग वाला क्या है, भाग वाला भी फॉर्मूला, गुणा और भाग के फॉर्मूला सेम होते हैं। भाग वाला भी ये फॉर्मूला होता है, डेल वाई अपॉन वाई बराबर डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। सब समझा दूंगा, ये फॉर्मूले देख लो बस, आप 4 फॉर्मूले हो गए। ठीक है सर, भाग का अनुपात का सब फॉर्मूले ये होते हैं, इसी टाइप का होता है फॉर्मूला, भाग का हो चाहे अनुपात का हो। ठीक है जी, अब है अधिकतम संभावित भिन्नात्मक त्रुटि। ठीक है, भिन्नात्मक त्रुटि का क्या फॉर्मूला है, भिन्नात्मक, इसके अलग अलग नाम आते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि, फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला है बाई बराबर, देखो बाई बराबर ए की पावर एन दे रखा है, ए कोई राशि है, बी कोई राशि है, बी की पावर एन और सी की पावर बी अपन क्या है, डी की पावर आर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। इस वाले फॉर्मूला को हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो राइट किया जाएगा वो इस तरह से किया जाएगा, डेल वाई अपॉन वाई और घातों को आगे ले लो बस, एम डेल ए अपॉन ए प्लस एन डेल बी अपॉन बी प्लस और क्या आगे पी डेल सी अपॉन सी प्लस आर। ठीक है, प्लस का आर डेल डी, ये डी है, डेल डी अपॉन डी। ठीक है ना, इस तरह से ये फॉर्मूला बनेगा। ये घातों के लिए है, बस घात में कोई संख्या दे रखी हो। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन में समझेंगे, सारी चीज़ें समझ लेंगे। ठीक है, प्रतिशत त्रुटि निकालने का जो सिंपल फॉर्मूला है वो देख लो यहाँ पर पहले। तो किसी प्रयोग में वास्तविक त्रुटि कैसे निकालते हैं, प्रयोगशाला में प्रयोग द्वारा प्राप्त वास्तविक मान तथा प्रमाणिक मान ज्ञात होने पर प्रतिशत त्रुटि निम्न सूत्र द्वारा निकाली जाती है। ठीक है ना, तो प्रतिशत त्रुटि जब निकालते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, जो प्रमाणिक मान होता है उसमें से जो हमने प्रयोग करके जो वैल्यू निकाली उसको घटा लेते हैं, अपॉन कर लेते हैं प्रमाणिक मान और 100 का मल्टीप्लाई, ये फार्मूला होता है। ये जो फार्मूला है आप देख रहे हैं प्रतिशत त्रुटि का, ये सिंपल फार्मूला है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखते जाओ, बिना एग्जाम्पल को समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो भाई साहब, एग्जाम्पल देखो, यहाँ ध्यान दो, ये बहुत ज़रूरी है। प्रतिशत त्रुटि जब निकालेंगे उसका फॉर्मूला होता है प्रमाणिक मान, प्रमाणिक मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है, माइनस प्रायोगिक मान, मीजर्ड वैल्यू, प्रायोगिक मान ये मीजर्ड वैल्यू होती है, मीजर्ड जो हमने मापी। ठीक है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस मीजर्ड वैल्यू अपॉन क्या हो जाएगा, प्रमाणिक मान हो जाएगा, प्रमाणिक वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है इसको अप्लाई करेंगे। देखो एग्जांपल देख लो, जी का जो प्रमाणिक मान है स्मॉल जी का 10.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, और हमने प्रयोग द्वारा एक्सपेरिमेंट द्वारा निकाला 9.8 मीटर पर सेकंड। तो त्रुटि कैसे निकली ये देखेंगे। त्रुटि निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसका अंतर कर देंगे, ये प्रमाणिक मान में से जो वैल्यू आई उसको घटा देंगे, 10.0 में से घटाएंगे 9.8 अपॉन 10.0 और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 का। ठीक है, तो ये घटा के देख लो, घटा के जो हमारा आंसर आया वो कितना आया वो देखेंगे हम। ठीक है ना, घटा के देखेंगे हमारा जो आंसर आया वो कितना आया। ठीक है, जो घटा के हमने देखा इसका जो आंसर आया हमारा, तो हमारा जो आंसर आया वो देख लो, हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा वो सब देखो, वो आएगा, देखो इधर देख लो, ये आंसर हमारा निकल के आया 2%। ठीक है भाई, 10 में से ये घटाएंगे तो 9.8 तो निकलेगा नहीं, अपन 2 का 10 का डिवाइड दे दिया, 0 कट के 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2% आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा 2%। तो 2% त्रुटि हो गई नहीं, सिंपल तरीका है नहीं, सिंपल डायरेक्ट घटा दो उसमें से जो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है उसमें से मीजर्ड वैल्यू को घटा के और जो स्टैंडर्ड वैल्यू का भाग दे देते हैं। ठीक है साहब, अब देखो आगे देख लेते हैं।